जसजीत जी, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेलकम सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर 32 साल का बड़ा एक्सपीरियंस और पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये आपको आता है। जी आज हम चाहते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे उसका यूज़ किया जाए, ये सब स्किल्स आपसे हम जानेंगे कैसे करना है। और आप हमें गाइडेंस दीजिए जो आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने स्टॉक ब्रोकिंग में और वेल्थ मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में हमारे को जानकारी दीजिए। डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ज़रूर डिस्कशन में बताऊंगा। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग जी क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है और कैसे इसमें पैसे को इंक्रीज़ किया जा सकता है। देखिए, ऐसे स्टॉक ब्रोकिंग एक जो टर्म है, बहुत सारे लोग हम ये सोचते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग में हम आके पैसे को पैसा बना सकते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग एक काम है, एक प्रोफेशन है। एक एनएसई और बीएसई दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। यहाँ पे किसी दोनों में से किसी एक ही या दोनों की आप मेंबरशिप लेते हो ओके। अलॉन्ग विद द सेबी अप्रूवल। सो उसके कुछ कायदे हैं, नियम हैं। अगर आप वो ले लेते हो तो एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर बन जाते हो। ओके। एंड स्टॉक ब्रोकर सिर्फ आपको फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग में। अगर किसी ने शेयर बाय करने हैं, कमोडिटीज जैसे प्रीशियस मेटल, सोना चांदी, अगर आपको सोना चांदी शेयर्स आपको बाय करने हैं तो आप हमारे पास शेयर ब्रोकर के पास आते हैं और हम आपकी मदद करते हैं कि किस तरह इसको लेना चाहिए, बेचना चाहिए। गाइडेंस इज नॉट आवर डोमेन, इज नॉट आवर अंडर आवर प्रीव्यू। ओके। उसके लिए एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, सेबी रजिस्टर्ड आरआईए का। ओके। वो उसका डोमेन है। वो राइट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं सेबी रजिस्टर्ड। वो आपको गाइड करते हैं कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ओके। तो सर इसमें अब जैसे एक कॉमन मैन है, अगर मैंने परचेज करना है तो मैं क्या डायरेक्टली कोई स्टॉक वगैरह परचेज नहीं कर सकता? डायरेक्टली स्टॉक परचेज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकर को एक इंटरमीडिएटरी आपको डालना ही पड़ेगा। ओके। जैसे आपने रिटर्न फाइल करनी है, सो आप एक सीए के पास, एक अकाउंटेंट के पास जाते हैं, तो वो आपकी हेल्प करता है। और आप ऑनलाइन डायरेक्ट भी जा सकते हो। ओके। लेकिन अगर आपने कोई केस फाइल करना है तो आपको वकील की मदद लेनी ही पड़ेगी जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है। राइट। तो यही एक फ़र्क है, एक डायरेक्ट और एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू जाने में। ओके। यहाँ आपको इंटरमीडिएटरी के थ्रू, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट ऐप है कोई ऑनलाइन, और या फिर नॉर्मल रेगुलर ब्रोकर हम कुछ बोलते हैं, उनके ऑफिस में जाके। अब ऐप का जब जिक्र आया सर, एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि आजकल तो इतनी सारी ऐप आई है, इन्वेस्टमेंट ऐप आई हुई हैं, तो जी क्या वो ऐप हमें गारंटी देती हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उनकी गाइडेंस के थ्रू तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा? जी नहीं, स्टॉक ब्रोकिंग में गारंटी वर्ड यूज़ ही नहीं हम कर सकते। अच्छा। मॉरली, एथिकली एंड लीगली सबसे पहले। और स्टॉक मार्केट में गारंटी तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। आज इस वक्त क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, और एक घंटे बाद उस शेयर का क्या बनेगा, वो हो सकता है 3% ऊपर चले जाए या हो सकता है 3% नीचे चले जाए। यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। जैसे अभी पिछले दिनों चांदी 40% एक ही दिन में लुढ़की थी। राइट। उससे एक हफ्ते पहले लोग सभी कह रहे थे अरे चांदी तो 10 लाख पे पहुंच जाएगी। सो देर इज नो गारंटी, बट दिस इज विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, कि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट इस तरह बिहेव कर रही है, ये कुछ इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट दैट मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट। ओके। एंड देर आर कंपनीज, अगर हम कंपनीज की बात करें, शेयर्स की, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो तरह से होती है, एक इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म। ओके। इंट्राडे के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। नॉर्मल मार्केट जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म होती है। जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने ठीक है। रिलायंस के शेयर खरीद लिए, ठीक है। और मैंने रिलायंस पावर के भी शेयर खरीद लिए। ठीक है। अब वो एक कंपनी की मैंने कोई बैलेंस शीट उसकी देखी, उसके प्रोजेक्शन देखे, क्या मैंने देखा कि वो इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। ऑलरेडी जो उसके इंडस्ट्री के बाकी
शेयर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले समय में वो इंडस्ट्री बढ़ेगी या कम होगी। जैसे आज हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में द मार्केट इज़ वेरी बुलिश। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज गवर्नमेंट की कुछ ऐसी हैं कि वो इन सेक्टर्स में काफ़ी पुश कर रही हैं। ओके, सोलर ऐसी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट पुश कर रही है और आने वाले समय में भी ये ज़रूरत है सभी लोगों की, ग्रो करेगी, अच्छी ग्रो करेगी। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज हैं, ये ग्रोइंग हैं, इनमें से टॉप 2-3 हम शॉर्टलिस्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करें। अगर बिना सोचे समझे हम इन्वेस्ट करते हैं तो गारंटीड है कि आपको लॉस होगा ही होगा। वो सिर्फ एक लॉटरी की तरह है कि मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदी, वो ऊपर जाएगी, निकलेगी कि नहीं, वैसे ही बिना सोचे समझे करेंगे तो वो लॉटरी की तरह है, वो ऊपर शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये सब कुछ देख के करते हैं तो चांसेस आर दैट इट विल ग्रो। ओके, बट होना लॉन्ग टर्म चाहिए, कम से कम 3 साल 5 साल मिनिमम, ये एक मार्केट का साइकिल है। ओके। तो सर जैसे कॉमन मैन है उसको तो नॉलेज इतनी होती नहीं है, तो वो कैसे प्लान आउट कर सकता है कि मुझे इस मार्केट में, इस कंपनी में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, उसमें नहीं करना है? तो बेसिक्स क्या होंगे उसके लिए? जैसे आपने वर्ड अभी किया, यूज़ बेसिक्स। सो देखिए, किसी भी काम में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, कीप इट बेसिक, कीप इट सिंपल। नंबर 2, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लें, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा समय निकालें, अगर आप महीने में कम से आधा घंटा भी समय निकाल सकते हैं ओके, तो इट्स मोर देन इनफ। और सिंपल बेसिक इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग रन में अपनी से अपने लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, किसी में भी, चाहे वो स्टॉक्स में कर रहे हो, चाहे वो रियल एस्टेट में कर रहे हो, चाहे वो एफडी में कर रहे हो। आपको बशर्ते कि आप पेशेंस रखें, कोई ग्रीड मत रखें, ओके, यू विल डेफिनेटली गेन। ठीक है, ठीक है। तो सर एक चीज़ भी आती है कि जैसे अब हम बात करें कि इन्वेस्ट, थोड़ी सी रिसर्च करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में अगर आपने करनी है, तो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि भी यार एक कंपनी में इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करो, या ऐसा कुछ प्लानिंग है, या आप सारा फंड जो भी आपके पास है वो उसमें करो, और मंथली बेसिस पे करना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए? सो देखिए, ये आपके 2 सवाल हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक उसमें एक एसेट क्लास में कितनी करनी चाहिए? तो एक एसेट क्लास में सारी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। इफ समबडी इज यंग तो वो इक्विटी मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट में ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली एज उसके पास है, अगर कुछ मार्केट नीचे भी आती है तो रिकवर करने का भी उसको टाइम मिलता है, और वो लॉन्ग रन में हमेशा, दिस इज प्रूवन कि इक्विटी वर्ल्ड ओवर सबसे बढ़िया एसेट क्लास है और सबसे बढ़िया रिटर्न देती है। ओके, लेकिन सारे के सारे पैसे आपको इक्विटी में नहीं डालने होते। जैसे आपके अगर पिताजी आए तो मैं उनको नहीं कहूँगा कि आप रिटायरमेंट का सारा पैसा 20 लाख लेके आए हैं तो सारे के सारे पैसे इक्विटी में डाल दें। ठीक है। उनको मैं कहूँगा कि एज इज़ नॉट विद यू, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो आप फिक्स इनकम में ज़्यादा पैसे डालें, जहां आप रिटायरमेंट अपनी इंजॉय कर सकें, आपको पता हो इतने पैसे आपको हर महीने आएंगे। सही बात है। तो सभी सेक्टर्स में, चाहे वो फिक्स इनकम हो, जैसे हम एफडी बॉन्ड कहते हैं, फिक्स इनकम में उसका इंटरेस्ट आता है। इक्विटी मार्केट में प्रेशियस मेटल जैसे सोना चांदी, उसमें भी करना चाहिए। इनफैक्ट इंडियन मार्केट में तो हम गोल्ड एक्यूमुलेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमें शादियों में सोना चाहिए, तो वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट, सो आजकल तो रियल एस्टेट में भी ज़रूरी नहीं है कि 2-2 करोड़ से ही इन्वेस्टमेंट हो, माइक्रो इन्वेस्टमेंट आ गई हैं, आप उसमें भी शुरू कर सकते हैं। एक गोल बना सकते हैं कि मैंने 5 साल बाद, 7 साल बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करके उतना अमाउंट इकट्ठा करूं ताकि मैं रियल एस्टेट में या कोई भी अपना गोल है वो फुलफिल कर सकूं।
दूसरा आपने सवाल पूछा था कि किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लमसम या सिप में। देखिए, जैसे मैंने कहा, अब आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, हाँ जी। तो वैसे ही सिर्फ सिप या सिर्फ लमसम इस तरह नहीं होना चाहिए। लमसम आपको तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, डिप आया है और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी पड़ा है, तो मैं अभी लगा दूं। हम्म। सिप इज़ डेफिनेटली फॉर दोज पर्सन जिनको एक फिक्स इनकम आ रही है, मे बी जिनको सैलरी आती है, या जिनको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हर महीने आ रहे हैं और मैंने हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, इकट्ठा नहीं कर सकता मेरे पास, तो उनके लिए सिप है। तो अगर मैं इसको समअप करूं आपके क्वेश्चन को, जो सिप है दैट इज बेसिकली फॉर दोज पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट ओवर अ लॉन्गर होराइजन, और जो लमसम है वो उनके लिए है जो बेसिकली करना चाहते हैं कि अभी मेरे पास पैसा है और मैं इन्वेस्ट कर दूं, मेरे पास हर महीने पैसे ट्रैक नहीं हो सकते, राइट। लेकिन बैलेंस करके सिप और लमसम वो इन्वेस्ट करते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। सो आप अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो दोनों को बैलेंस करके चलें, ओके। तभी आपके गोल फुलफिल होंगे। ओके। आज के टाइम में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा चल रहा है अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो तो? जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि डिपेंडिंग अपॉन रिस्क फैक्टर प्रोफाइल कि कौन सा अच्छा है आपके लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए अच्छा हो या आपके फादर साहब के लिए अच्छा हो। ओके। सो वी कैन नॉट से कि दिस शेयर इज़ गुड और फॉर यू एंड दिस शेयर इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो किसने अच्छा परफॉर्म किया? बहुत सारे शेयर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो अडानी ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बजाज फाइनेंशियल्स ने, सो बैंकिंग सेक्टर्स के काफ़ी शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इंफ्रा में, फार्मा में, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत लंबी लिस्ट है, सो उसके लिए मेरे को 1-to-1 करनी पड़ेगी आपके साथ और तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है सर। एक चीज़ और थी कि अब इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, मानो किसी के पास महीने का मतलब 15-20 हज़ार पे ही बच पाता है, सो जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपकी क्या पर्सनल एडवाइस होगी कि भी अगर किसी पे 15-20 हज़ार है, ही इज इन हिज अर्ली 30s, सो हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अर्ली 30s में हैं, सो 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज, आपके पास कोई कमिटमेंट्स अभी नहीं है ज़्यादा, राइट। ठीक है, तो यहाँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पेज बूस्ट करना चाहिए। ओके। बिफोर, यहाँ मैं थोड़ा सा अपना आपको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, हाँ। बिफोर यू इन्वेस्ट किसी, चाहे स्टॉक मार्केट में या कहीं भी, सबसे पहले आपको अपने खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप प्लान किया हुआ है, ये हमारा एक प्रोफेशन है। आजकल हमें सब पता है कि एआई का ज़माना है। बिल्कुल। आने वाले 2-3 साल में एआई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा हर बिजनेस में, और वो हमारे बिजनेस में या आपके बिजनेस में क्या रोल प्ले करेगा वो ना मुझे पता है, ना आपको, ना किसी Exactly. एआई ट्रांसफॉर्मेशन कोच को। टू सेव फॉर दैट, हमारा एक स्किल सेट हम पहचाने, जो हमारा स्किल सेट है उसको पहचान के हम उसको डेवलप करें, उसकी नॉलेज लें, उस पे इन्वेस्ट करें, ताकि हम एक पैसिव इनकम अलग से, जो हमारी करंट इनकम जहाँ से आ रही है, जो करंट प्रोफेशन में है, एक पैसिव इनकम अलग से वहाँ से डेवलप करें। फिर वो जो पैसिव इनकम है और जो आपकी मेन इनकम है, दोनों से आप जो इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, इस एज पे आप 30 से 50% आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद इन वेरियस एसेट क्लासेस, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एज आपके साथ है। फिर धीरे धीरे उसको स्टॉक मार्केट में तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं फैमिली की, देन यू कैन रिड्यूस इट, बट कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से नीचे नहीं होनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को 10% से लेके और 50% तक तो अपने इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। ओके सर, जैसे अब देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, देश क्या दुनिया में चल रहा है, नई पॉलिसीज बन रही हैं, ट्रेजेस चल रही हैं, कभी यूएस ने अपना टैक्स लगा दिए हैं, कभी हटा दिए हैं, उसका मन करता है ट्रंप ने सुबह सुबह उठा जी मूड अच्छा नहीं है तो इंडिया पे टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, 50% कर दिया, फिर अगले दिन कहेंगे मैं मोदी मेरा भाई है तो जी 30% कर दो, अब 15 कर दो। सो इससे अब इन्वेस्टमेंट के एरिया में कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है कि लोग क्या इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं या होल्ड पे रखा हुआ है? मार्केट कैसे चल रही है? मार्केट तो देखिए रोज चलेगी, ठीक है। हमें चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो कोई और मार्केट हो, मार्केट ने तो चलना ही है, हम सब ने अपना काम करना ही है। अब जो वर्ड है तो ग्लोबल मार्केट आपस में बहुत जुड़ी होती है, चाहे वो जापान में कुछ इवेंट हो, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो, या फेड चेयरमैन एक नया अनाउंस हो, या कुछ ट्रंप ने अनाउंस किया हो, या फिर यूरोपियन यूनियन ने कोई डील साइन की हो। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, सभी इकोनॉमीज में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, ओके मेजर या माइनर। और साथ में ये भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि जब भी कोई अनाउंसमेंट होनी होती है तो पहले तो कुछ पता लग ही जाता है कि इस तरह की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में इस न्यूज़ से कुछ वॉलेटिलिटी ऊपर आ सकती है तो समझदारी इसी में है कि आप उसमें पोजीशन ना बनाएं। डोंट टेक रिस्क कि ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट करनी है कल, हो सकता है कि वो इंडिया के फेवर में हो, तो कुछ खरीदने की पोजीशन बना लें, ये शेयर खरीद लें, वो एक स्पेकुलेशन है। वाई डोंट यू जस्ट वेट, लेट इट बी अनाउंस्ड, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। अपने हाथ ना जलाएं, आज की डेट में जितने पैसे बचा सकते हैं उतने बचाएं। सो इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट का होना कितना ज़रूरी है कि या हम मार्केट या न्यूज़पेपर पढ़ के या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है, हम लोग समोसे खाते हैं, इंडियंस बहुत पसंद है हमें, राइट। अब समोसे कहीं हमें 2 रुपये के भी मिलते हैं, नॉर्मल प्राइस उसका 10 से 15 है। किसी 5 स्टार में जाएंगे तो वो हमें 150 के मिलेंगे। 150 को मिलेगा। हमें पता है कि जब हम 150 खाते हैं हमें एक साथ में एम्बियंस मिलता है, हमें अच्छी सर्विंग मिलती है, एक एक्सपीरियंस साथ में मिलता है, राइट। और समोसे की कीमत 15 रुपये ही है, बाकी जो 135 रुपये हैं वो एक एक्सपीरियंस के मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। जब हम किसी 15 रुपये का समोसा लेते हैं या 20 रुपये का समोसा लेते हैं, हमें पता है ये अच्छे तेल में बना है, साफ़ सुथरा समोसा है, तो और बहुत मशहूर है, लाइन लग के बिक रहा है, हम भी यहीं से खाएंगे, क्योंकि सुना होता है दोस्तों से। अब कहीं 2 रुपये का समोसा मिल रहा है, कीमत तो इतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टार होगा, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। इसका मतलब पाम ऑयल में, वो भी रीयूज्ड में, पता नहीं अंदर क्या क्या भरा होगा क्या नहीं होगा। एग्जैक्टली। वी वॉन्ट टेक रिस्क। तो ऐसे ही हमें भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, कि सोचना है, समझना है, फिर इन्वेस्ट करना है। तो सरकार भी ऐड देती है, आपने देखी हो कि आरबीआई की ऐड, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बिल्कुल। तो जब सरकार खुद कह रही है तो हम वो क्यों नहीं करते? तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, मेरा तो यही कहना है। सर एक क्वेश्चन रहता है कि अब जैसे नॉर्मली जो नॉर्थ इंडिया में तो ट्रेंड ज़्यादा है कि जो पुराने लोग थे वो भी क्या करते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मेनली प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया, और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, सिप लगाना, ये म्यूचुअल फंड खरीदना, ये उनका फोर्टे नहीं है, ये उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ये पता नहीं है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि हम एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक कि आज के टाइम क्या अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है, और हमें करना कैसे चाहिए कि एसेट्स में करना चाहिए या स्टॉक में करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, डिवर्सिफिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री से हैं, या वो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो उनको रियल एस्टेट थोड़ा अच्छा लगता है,
समझ में आती है, क्योंकि वो रोज रियल एस्टेट सेक्टर वालों के साथ ही उठते बैठते हैं और उनकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट वहीं पे ही है। ठीक है। कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आप उसको देखते हैं कि इसका अप्स एंड डाउन्स मुझे समझ में आता है। राइट। तो सिमिलरली कुछ जो सुनियारे हैं तो वो कहते हैं यार हमें स्टॉक्स का नहीं समझ आता कि स्टॉक्स कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, हम सोने में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चांदी में ही करना चाहते हैं, और कभी ज़रूरत हो, डिमांड ज़्यादा हो, जब भी पीछे एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वही उन्होंने लोगों को गहने बना के दे दिए। अब वो नीचे आया तो उन्होंने अपने और परचेज कर लिया जो अपने बाइंग थी अपने लॉकर में, फिर दोबारा से भर लिया। राइट। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनको नहीं समझ में आता कोई और चीज़, जो चीज़ समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट करें। बट आई डेफिनेटली से जैसे म्यूचुअल फंड और ETF, FD कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, चाहे छोटा ही सही, मंथली मोड में, रादर अब तो मैं कहूँगा वीकली मोड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें। कुछ पता नहीं लगता कि वो कब एक वो लेगेसी बन जाता है। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। सो इट वाज इन ईयर 1997 एंड JE ऑफ पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने, मेरा एक रिलेशनशिप मैनेजर है, उनके नेबर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस मिलने आया था इनसे, तो कुछ बताएं, कुछ क्या करते हैं आप। तो कहते अच्छा चलो ठीक है, छोटा सा एक अमाउंट मेरा भी लगा दो मंथली मोड पे। तो मैंने उनका 2000 रुपये उनको, उन्होंने कहा कि 2000 रुपये लगा देते हैं। फंड का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट उस वक्त अच्छा फंड था। तकरीबन 2008 में वो मेरे पास आए, कहते कुछ पैसे की ज़रूरत है, घर पे कोई फंक्शन है, तो एक काम करो यार, वो जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं आप मेरे को दे दो। अच्छा। जब मैंने उनको बताया कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, ये साइन कर दो स्लिप, मैं निकलवा देता हूँ। ओ माय गॉड, इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये लगा के? नहीं, एक काम करो, ये रहने दो, जब बेटी की शादी होगी ना, अब तो मैं तभी निकलवाऊंगा। अच्छा। और यकीन मानिए, बेटी की शादी उन्होंने बहुत धूमधाम से की और मुझे भी बुलाया। सच में जो उस वक्त का इमोशन होता है ना इन्वेस्टर का, थैंक यू बॉस, अगर आपने उस वक्त मुझे ना सजेस्ट किया होता तो शायद इतनी धूमधाम से मैं ये फंक्शन नहीं कर सकता था। तो वो डेफिनेटली तो दिल में बैठ जाता है। अभी सर एक बात करते हैं, अगर हम कि अगर किसी इंसान को मान लो कि 20 साल के बाद 20 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट प्लान के लिए, कि भी आगे की लाइफ उसकी निकल जाए, मुझे 20 करोड़ चाहिए और अब उसके पास 20 साल हैं, तो आपका क्या सजेशन होगा कि वो आज की डेट में कितना इन्वेस्ट करना शुरू करे, कैसे कैसे इन्वेस्ट करे? देखिए, आप ये मान के चलें कि 12 से 15% साल की रिटर्न आती है। ठीक है। उसके ऊपर भी आ सकती है, लेकिन वो जैकपॉट है। हम ऑन एन एवरेज 10-12% लगा के हाँ जी, आती उसके ऊपर भी है, लेकिन वो जैकपॉट है। इससे ऊपर आप ये मत समझिए कि आएगी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर आपके 20 साल हैं, सो आई कैन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, और जो आदमी की प्रोफाइल है, अगर वो रिटायर्ड है, वो 55 या 60 का है, तो मैं फिर उसको बता सकता हूँ कि आपको इतना पैसा लगाना होगा, ताकि 20 साल बाद आपको हर महीने, आपकी कितनी एक्सपेक्टेंसी है कि मैं हर महीने मेरा इतना आज की डेट में, सपोज 50,000 रुपये मैं आज की डेट में खर्च करता हूँ, उस वक्त इन्फ्लेशन करके आपको कितना पैसा हर महीने चाहिए वो आप निकाल सकें, और वो आपको इस वक्त आपको हर महीने मिलता रहेगा। अगर आपको कोई बीच में गोल है कि मैंने 20 करोड़ रुपये चाहिए मुझे, ताकि मैं एक खूबसूरत सा विला 20 साल बाद खरीद सकूं, तो उस गोल के लिए आप इतने पैसे अभी इन्वेस्ट करें लमसम में, और इतने पैसे आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, और इतने पैसे आप हर महीने कर दें। तो उसको मैं मंथली इन्वेस्टमेंट बता दूंगा
कि कितने वो अपनी सैलरी से हर महीने आज की डेट में निकाल निकालना सकता शुरू है, कर दें। और जो बाकी शॉर्टफॉल होगा वो मैं उसको बता दूंगा कि आप बाकी लमसम इन्वेस्ट कर दें। राइट सर, स्टॉक मार्केट में अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है उस पे क्या टैक्स लगता है या टैक्स फ्री होता है वो? जी, बिल्कुल टैक्स लगता है कितना परसेंट? सर। अच्छा हुआ ये आपने टैक्स का मुद्दा उठाया। सो टैक्स ऐसा है कि हम सब बिजनेस ओनर हैं, है ना, तो दिन रात हम काम करते हैं, कई एक हफ्ते में 70 घंटे और कई 50 घंटे, अपना पैसा भी लगाते हैं अपने पल्ले से और काम भी खूब करते हैं। राइट। कभी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, खाने का कोई टाइम नहीं होता, पीने बिल्कुल। का कोई टाइम नहीं होता, सोने का कोई टाइम नहीं होता, और उसके बाद जो हमें प्रॉफिट आता है अपने बिजनेस से हम उस पर टैक्स देते हैं अपनी स्लैब के अनुसार, यानी कि 30%। 30% तो हमें देना ही ठीक है। होता है। और अब दूसरा नज़रिया देखें, हम अपनी मनी स्टॉक मार्केट में पार्क करते हैं। जब स्टॉक मार्केट में पार्क करते हैं उसके बाद लेट दैट मनी वर्क फॉर देमसेल्फ, और हम अपना काम अलग से करते रहते हैं। ठीक है। कुछ समय बाद जब हमें ज़रूरत होती है वो पैसा निकालते हैं और हम सिर्फ पे करते हैं 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 12.5%? यस। तो आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा बेहतर है, सारा दिन काम करना और 30% देना, या फिर मनी पार्क करना और 12.5% देना? ये वैसे मनी पार्क करके 12.5%, क्योंकि आपका टाइम भी अपना है, आप एंजॉय कर सकते हो। एब्सोल्युटली। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन आता है अभी माइंड में, अगर आज की डेट में अगर प्लान आउट करते हैं कि हमारे पास एक है ना लग्जरी लाइफ हो आज की डेट में, मान लो कि महीने का 4-5 लाख रुपया या 8-10 लाख रुपया हम खर्च करते हो, तो उसके हिसाब से अपने पास कितना पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए अगर बेसिकली बात करें तो? एक बार दोबारा रिपीट करें। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे अगर हम प्लान आउट करते हैं यार आज की डेट में मेरे पास एक लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, 5-7 लाख रुपए हम महीने का खर्च कर सकते हो, फॉरेन ट्रिप लगा सके हर 2-3 महीने में, एक आधा कुछ अच्छी लग्जरी चीज़ें परचेज कर ले, घड़ी ली है, एक अच्छा सा घर हो, उसके ऊपर भी इन्वेस्ट खर्चा होता है ऑब्वियस है, तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा हो कि हमें 8-7 लाख रुपया महीने का आज की डेट में मतलब यूज़ कर सके मंथली बेसिस पे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो करनी होगी हमें, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा, वो रिटर्न इतना कम से कम इतना रिटर्न तो कि 8-9 लाख रुपया हो। सो ऑफ द रिकॉर्ड्स, अगर आपके पास इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसा क्यों? आपने ऑलरेडी अपने लिए बना लिया है कि मेरे को 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया हर महीने आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो इट्स टाइम टू रिटायर। हाँ, वही है मेरा मतलब कि हमारे अकाउंट में कितना पड़ा हो, कि भी जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि आज के दिन 20 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में हो, उसका इंटरेस्ट ही इतना हो जाएगा, या हमने जो 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है उनसे जो मंथली बेस पे हमारे को 8-10 लाख रुपए मिल रहा है, तो मतलब कितना अमाउंट हो जिस पे हमारे को 8-10 लाख रुपया महीने का मिल जाए? देखिए, अगर आपके पास आपको 8 लाख रुपया महीने का चाहिए तो एफडी का रेट तो देखिए सिर्फ 6-7% है। एग्जैक्टली। ठीक है, इतना पैसा आप लगाएंगे और 6-7% करेंगे कि मेरे को 6-7% आ जाए, उसमें उतनी टैक्स तो देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उतनी तो इन्फ्लेशन ही है, ओके। तो आपका इन्फ्लेशन डस करके आ जाएगा 0। बिल्कुल। तो अब आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करना होगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि आपको एक स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा जहाँ से आपको पैसिव इनकम आ रही है। Right. एक या एक से ज़्यादा, इट कैन बी ऑथरिंग अ बुक, इट कैन बी लाइक जस्ट मेकिंग पॉडकास्ट ऑन सोशल मीडिया, देन कुछ स्पोर्ट्स में। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली, रियल एस्टेट में। अब स्टॉक मार्केट जब मैं कहता हूँ, स्टॉक मार्केट कवर्स चाहे वो डायरेक्ट शेयर खरीदें, चाहे आप वो म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदें, चाहे वो ETF के थ्रू लगाएं। रियल एस्टेट डेफिनेटली, एंड कुछ पैसा आपको फिक्स इनकम में भी लगाना होगा जैसे बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड आजकल 9.5% से ऊपर दे देते हैं, तो इन्फ्लेशन को बीट करना है, वो हमारा मेन पर्पस है। तो इट वुड बी मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल दिस
प्रेशियस मेटल एंड मे बी क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जितना भी फंड है जो आप इन्वेस्ट करके हम सोच रहे हैं कि उसमें हर महीने पैसा आएगा या हर साल पैसा आएगा, 3 से 5% जो अमाउंट है उससे ज़्यादा आपको किसी रिस्की एसेट क्लास में नहीं डालना है। रिस्की एसेट क्लास की बात करूँ तो मैं क्रिप्टो को एक रिस्की एसेट क्लास में डालता हूँ। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो ख़राब है, बट उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड ज़्यादा है, वहाँ 3 से 5% से ऊपर नहीं डालना है, वहाँ डालना भी ज़रूरी है ताकि हम लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में उसका बेनिफिट ले सकें। या और एक अगर हम एज ए ये कह सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकर काम करते हैं, तो एक मंथली बेस के ऊपर अगर हमारे पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो हम ऑन एन एवरेज एक बेसिक या थोड़ा सा इंटरमीडिएट नॉलेज रखने वाला बंदा कितना अर्न कर सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू? अगर आपके पास 10 लाख है तो एवरेज बंदा आप आराम से देखिए 50,000 से 1 लाख के बीच में अर्न कर सकते हैं, अगर आपका ये फुल टाइम काम है। फुल टाइम है तो? फुल टाइम है तो ओके। और इसमें रिस्क कितना होगा? हमें तो मतलब मार्केट तो सब्जेक्ट टू रिस्क है डेफिनेटली, लेकिन पर फिर भी एक होता है कि बेसिक सी नॉलेज ही है मेरे पास, तो बेसिक सी नॉलेज रखने के बाद कितना चांसेस रिस्क बढ़ जाता है? देखिए, जो बेसिक नॉलेज रखते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो फुल टाइम इसमें जाएं। अच्छा। जैसे 6 घंटे मार्केट चलती है, तो अगर 4 घंटे भी आप उसमें करते हैं काम या 3 घंटे करते हैं, तो मैं उसको फुल टाइम मानता हूँ। तो अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है, तो बेसिक नॉलेज इज डेफिनेटली बिग नो। ओके। बिकॉज आप ये चीज़ माने कि कोई भी काम करना हो तो आपको उस चीज़ की 100% नॉलेज होनी चाहिए काम शुरू करने से पहले, और इवन काम शुरू करने के बाद आप अपने आप को अपडेट रखें। अगर एडवोकेट, डॉक्टर्स अपने आप को हर 3 महीने में अपडेट रखते हैं कि लेटेस्ट क्या है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें अपने आप को अपडेट रखना भी पड़ता है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे और आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, देन गो फॉर आइदर पेड रिसर्च। आजकल पेड अच्छी रिसर्च मिलती हैं, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में पैशन है, क्योंकि पैशन के बिना स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं मिलता, तो आप अच्छे जो ट्रेनर्स हैं, अच्छे ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लें। ओके। इस बात में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी जर्नी में एक चीज़ सीखी कि गलतियों को अपना गुरु बनाओ और उनसे सीखो। ओके। और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखो, उसको टूल बना के काम करो। अगर टेक्नोलॉजी आपके साथ है और आप में आगे बढ़ने का पैशन है, तो आप हमेशा सीखोगे और सीख के आगे बढ़ोगे और गलती कभी रिपीट नहीं करोगे। गलती अगर रिपीट हो गई तो इसका मतलब आप में कुछ कमियां आप अच्छे से नहीं सीखे। राइट। और आज की डेट में हम देखिए सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंटरनेट में जाते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे 99 रुपीज़, यस। 199 रुपीज़। 199 में मैंने ज़िंदगी में कभी 99 रुपीज़ या 199 रुपीज़ या फ्री वाली ट्रेनिंग नहीं लेके की, इसीलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो हमेशा अच्छे ट्रेनर से, रजिस्टर्ड एडवाइज़र से, उनसे ही सीखें और उनसे ही सीख के आप आगे बढ़ें। ओके सर, इसके अंदर एक चीज़ और भी क्वेश्चन आता है कि अब हम बात करते हैं कि अच्छे ट्रेनर से नॉलेज लें और से आगे बढ़े करें, लेकिन एक बंदा जो जॉब कर रहा है उसके पास नॉर्मली नहीं टाइम होता कि भी ट्रेनिंग वेनिंग लेने का, तो व्हाट इज़ योर एडवाइस कि हाउ शुड ही इन्वेस्ट? क्या ब्रोकर के थ्रू ही करना चाहिए उसे? अगर करना चाहिए तो कितना परसेंट इंटरेस्ट, सॉरी कितना परसेंट कमीशन उसको देना पड़ता है उसको, या इट इज़ फिक्स्ड फीस मंथली बेसिस? देखिए, अगर आपने जैसे स्टॉक ब्रोकर है, तो स्टॉक ब्रोकर तो सिर्फ आपकी ट्रेड फैसिलिटेट कराता है। राइट। वेल्थ मैनेजर्स या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सिर्फ वही आपको गाइड कर सकते हैं।
ठीक है। सो प्लीज़ डू चेक कि कौन से अच्छे रिसर्च एडवाइजर्स हैं या कौन से अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो आपको एडवाइस कर सकते हैं, और उनकी फ़ीस भी अच्छी रहती है, तो आप या तो उनसे एडवाइस ले सकते हैं। बिगिनर हैं आप, देन देर आर ETF के थ्रू और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, दैट इज़ द बेस्ट फॉर दोज पर्सन्स जो अभी काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी काम यही है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग उन्होंने फंड मैनेजर बनाए होते हैं। तो जब वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, आपसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और करोड़ों रुपया मैनेज करके आपको रिटर्न दे रहे हैं, देन देर इज़ नो हार्म कि आप ETF के थ्रू और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। इफ़ द स्टेक्स आर हाई, देन यू कैन इवन गो फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आप सोचते हैं कि मैं 25-50 लाख 1 करोड़ करना है, उसके लिए ये व्हीकल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, ओके। आप उसमें इन्वेस्ट करें। देर आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो वो अलग तरह के फंड्स होते हैं जिसमें आप, कई फंड्स ऐसे होते हैं AIF में, जैसे शार्क टैंक हम देखते होंगे, हम सबको लगता है यार इसने तो 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर ली, इसने 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर ली, और देखो ये आज कहाँ बैठा है, हम भी काश कर सकते। सो ऑल्टरनेटिव फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आपको यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ का मैंडेट होता है कि आपको अपकमिंग फंड्स में जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लोगों से कुछ पैसा ले लेते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फंड्स हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, जो पिछले 30-40 सालों से बिजनेस कर रहे हो, अब उन्हें एक्सपेंशन चाहिए, उनकी नेक्स्ट जेन आना चाह रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कराते हैं, एंड उसमें भी रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो थोड़ा सा लंबा रहता है, और फंड साइज वो थोड़ा हाई रहता है। इट कैन बी अराउंड 1 करोड़ एंड नॉट इन 1 इंस्टॉलमेंट बट इन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 इंस्टॉलमेंट्स। सर, अभी आपने रिसेंटली आफ्टर कोविड की अगर हम बात करें तो इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भी लोगों ने डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रादर देन द प्री कोविड एरा, ऐसा कुछ हुआ? जी बहुत, क्योंकि कोविड में सारे घर पे बैठे थे और उनको एमरजेंसी सर्विसेज ही चालू थी, तो एमरजेंसी सर्विस में बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट, तो ये दो चल रही थी। तो लोगों में ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत तेज़ी से फैला है। उस दौरान बहुत ज़्यादा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुले। ओके। लेकिन ये नहीं कि लोगों ने कमाया ही, कुछ लोगों ने गवाया भी, कुछ लोगों ने कमाया भी, बट डेफिनेटली पुश बहुत अच्छी मिली। ओके। अब इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। सो इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप से हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 5 साल के लिए। इंट्राडे या BTST जिसको हम कहते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, सो जो वो वाली इन्वेस्टमेंट है, हम इसको इंट्राडे भी बोलते हैं, हम इसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं। सो हम इसको, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो कुछ लोग वो भी करते थे। ओके। तो काफ़ी लोगों ने उसमें गवाया भी है। इंट्राडे लिटिल बिट रिस्की, आज क्या होना प्रेडिक्ट करके कर रहे हो आप? इंट्राडे इज़ बिट रिस्की डेफिनेटली, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सीख के कर रहे हो, समझ के कर रहे हो, कैलकुलेटेड रिस्क लेके कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसमें कुछ कमा सकते हो। मैंने देखा कि कई ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके लोग सीखते हैं इन्वेस्ट करना, तो लेकिन पर जब वो सीख रहे होते हैं तब तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, उसमें दिख रहा होता है कि हाँ यार मुझे आ गया। लेकिन एज दे मूव इनटू द रियल वर्ल्ड मार्केट, वहाँ पे उनके साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। तो देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं शेयर मार्केट में खासकर, बाकी में भी हैं। नंबर 1 ग्रीड,
नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस, ओके। बी फियरफुल हो या फियरफुल नहीं हो। तीसरा, डीप पॉकेट्स यानी कि मनी। तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, डीप पॉकेट्स नहीं है, जैसे अगर हमने स्टार्ट करना हो इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। कम से कम 5 लाख तो आपके पास हो, ओके। और इतना ही पैसा आपने साइड में रखा हो कि मुझे दोबारा कुछ और पैसा डालना पड़े इमीडिएटली मार्जिन के लिए, तो मेरे पास ये 5 लाख और भी स्पेयर पड़ा हो, ठीक है। तो आप तभी एंटर करें। हम्म। नंबर 2 फिर आ जाता है ग्रीड, और तीसरा फियरफुल। अगर आप पैनिक कर जाते हैं हाँ हाँ। भी एकदम से ये शेयर नीचे आ गया, एंड आपने पैनिक कर दिया और अपनी जो पोजीशन है वो सेल कर दी, शेयर खरीदे हुए हैं उनको सेल कर दिया, अगले दिन वो शेयर दोबारा चढ़ गए, आप फिर होते हो ग्रीड आ जाती है, फिर होते हो ग्रीडी। और ये चढ़ गया, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक था। ऐसा करता हूँ, कल की पोजीशन जो मैंने बेची, मेरे को 10,000 लॉस हो गया था, वो 10,000 लॉस को कवर करने के लिए मैंने 500 शेयर खरीदे थे, 500 शेयर बेच दिए, अब मैं 1000 शेयर खरीद लेता हूँ। तो जैसे आप ग्रीडी होते हो, पहले पिछले दिन 10,000 का लॉस होता है, अगले दिन फिर 10,000 का लॉस हो जाता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दीज थ्री थिंग्स। ओके। बी फेयरफुल when the others are greedy, and be greedy when others are fearful. ओके। That is the key to success in this stock market, especially in intraday trading. तो इसमें कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो कभी हुई हो आपकी लाइफ में, ऐसा कि भी एकदम ही बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉफिट आ गया, और या फिर कभी एकदम बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, ऐसा कोई? Yes, I can recall one story. मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था। ओके। काफ़ी पहले 10-12 साल हो गए इस बात को, एंड वो बैठे थे बड़े मायूस से। तो मैंने इनको वैसे पीठ पे हाथ मार के बोला, अरे शर्मा जी क्या बात है, वो बड़े उदास से बैठे हो? तो साथ में जो एक और ट्रेडर बैठा था, तो उसने इशारा किया, भाई साहब 25 लाख नीचे हैं। तो मैंने फटाफट पीएन को बोला, अरे भैया जरा नींबू पानी पिलाओ, नमक और चीनी डाल के, ठीक हो। उसके बाद शाम को जब 3:30 बजे मार्केट ख़त्म हुई, तो मैं स्टेयर्स चढ़ रहा था 3:45 बजे, और वो 3:45 बजे स्टेयर्स नीचे उतर रहे थे ऑफिस की। ओके। एंड वही जो साथ उनके ट्रेडर्स एक तो थे, वो उनके साथ मजाक करते करते हंसते हुए आ रहे थे। अच्छा। तो मैं कहा, यार देखो, जिगरा हो तो देखो शर्मा जी आप जैसा, मतलब इतने लाखों रुपए का लॉस हो गया, फिर भी हंसते हुए आ रहे हो। वाह। कहता, लॉस? कौन सा लॉस? अरे 15 लाख रुपए प्रॉफिट लेके निकला तेरा भाई। मैं कहा, वो कैसे? कहता, मुझे पता था कि जो स्टॉक्स, आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और जो स्टॉक मैंने लिए थे तो वो अच्छे थे, आज नहीं किसी वजह से नीचे आ गए, और आज नहीं ऊपर आएंगे तो वो कल तो ज़रूर आ जाएंगे। और वो 3 बजे के आसपास ऊपर दोबारा से चढ़ना शुरू हुए, और 25 लाख का लॉस भी वाइप आउट किया, और 15 लाख और प्रॉफिट करके 40 लाख टोटल किया। 25 लाख वाइप आउट हुआ, और 15 लाख का प्रॉफिट लेके अब मैं निकल रहा हूँ। अच्छा। तो वो उन्होंने पैनिक नहीं किया, ना ही वो ग्रीडी हुए। और उनको पता था, अगर आज शाम को मैं नहीं कर सका तो मैं लॉस नहीं बुक करूँगा। मुझे पता था कि मैंने सभी चीज़ें रिसर्च की हैं, एंड ये आज नहीं चढ़ेगा तो कल चढ़ जाएगा, परसों चढ़ जाएगा, एंड मेरे घर में पैसे पड़े हैं तो मैं पैसे लाके दे दूंगा। राइट। तो तीनों चीज़ें उसके इनके साथ थी, इसीलिए वो रिकवर कर सक्सेस अचीव कर पाए। और वो तब से लेके आज तक, वो हमारे क्लाइंट बने थे 1996 में। अच्छा। तो 30 आज साल हो तक गए ऑलमोस्ट। 30 साल हो गए। 30 साल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन वही गलतियों से सीखना, हमेशा अपने आप को अपडेट रखना, नॉलेज। राइट। दैट्स इट। सर, एआई के आने के बाद स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस आए हैं? मतलब क्या कोई इन्वेस्टमेंट जो पोर्टल्स बने हैं काफ़ी सारे, क्या उसकी कभी रियली भी कोई हेल्प हुई है, या सिर्फ एक मतलब एक हाइप क्रिएट हुआ है मार्केट में?
दोनों चीज़ें हैं, हेल्प भी हुई है। सो देखिए, अब खास करके वो लोग जो नॉलेज रखते हैं आईटी की भी, और जो वो लोग जो स्टॉक मार्केट जिनका पैशन भी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे सर्कल में हैं, तो वो चाहते थे कि हम इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, बट वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आईटी में बहुत टाइम लग जाता है एंड टाइम नहीं डिवोट कर बिल्कुल। पाते थे। तो जब ये एआई आया है, सो जिसको हम कहते हैं ऑल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग इसका फुल फॉर्म है, हम्म। उसके आने से वो उन पोर्टल्स की मदद से, जैसे हमारा भी टाई अप है, हमारी वेबसाइट पे भी ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ें यूज़ करके, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके तो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग कह सकते हैं या फिर एआई के थ्रू जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इससे हमारा रिस्क कम हो रहा है या हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल रहा है, या ये हमारे सारे काम ही कर देता है? जी, देखिए, इसको एआई एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, सभी चीज़ों में, कि आने वाले 3 साल तक ये डेवलप हो रही है अभी भी, और थोड़ी सी और होगी, रिफाइनमेंट होती रहेगी और बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ रही है। स्टॉक मार्केट की में भी इसने प्रभाव छोड़ा है। यहाँ सिर्फ ये एक हाइप भी इसने क्रिएट की है। कुछ लोग तो जैसे मैंने बताया अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे पहले वो नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर के पास जाते थे, काम करते थे, ये लीजिए पैसे और मेरा ये मैंने शेयर खरीदना है, ये बेचना है। राइट। अल्टीमेटली बेसिक नॉलेज रिजल्टिंग इन लॉस। फिर दोबारा घर जाते थे, घर जाके अगले हफ्ते दोबारा पैसे लेके आते थे, फिर वही लॉस। वो लोग आज भी यही कर रहे हैं कि उनको एक दिखता है कि एक टूल है, उस टूल की मदद से हम इन्वेस्टमेंट करें। एबीसी ने प्रॉफिट कमाया, XYZ ने प्रॉफिट कमाया, हम भी कमा लेंगे। फिर लेके आते हैं उस टूल की मदद से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बट थिंग इज, अगर एक सेब को काटने के लिए जैसे एक तेज धार वाली छुरी की जरूरत होती है, तो एआई सिर्फ आपको एक तेज धार वाली छुरी देती है, यानी कि एक एज देती है। राइट। अगर आप समझ बूझ के नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे, तो एआई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो यानी कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है कि एआई भी आपके साथ हो और आपकी खुद की नॉलेज भी हो, दोनों को मिक्स करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें, जी, बाय और सेल करें। एआई तो सिर्फ एक टूल है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देगा आपको। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अल्टीमेटली अब जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, अब जैसे हमारे जो वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनके पास जाते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो कि हमने भाई साहब इन्वेस्ट करना है, आप अपनी फीस लीजिए और हमें बताइए किस में इन्वेस्ट करें, तो वो आपको गाइड करेंगे। यू हैव टू एडमिट दैट बॉस वी नीड गाइडेंस। ये तो हम भगवान से भी कहते हैं ना, भगवान हमें ये चाहिए तो वो देता है। तो बस एडमिट करना चाहिए कि हम अपने काम में बहुत माहिर हैं, राइट। ये हम करेंगे, ये काम हमें बेसिक नॉलेज है, तो लेट्स व्हाई नॉट लीव इट टू एक्सपर्ट्स। हम सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं बना सकते, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते, हम सभी खाना भी नहीं बना सकते घर पे। राइट। वी लीव इट टू एक्सपर्ट्स, चाहे वो शेफ है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, देन व्हाई नॉट वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। राइट। सर प्लीज डू दिस एंड टेक योर फीस एंड बिलीव मी, जो एक्सपर्ट्स के पास जब आप जाते हैं तो आपको जो फीस होती है उससे कई गुना पैसे वो बना के देता है। राइट। कोई भी एक्सपर्ट हो, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, बिल्डर। नाइस। तो सर, एज वी आर मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो लोग 30s और 40s में हैं, यंग हैं एंड ऑलरेडी इन्वेस्टिंग समथिंग, बट उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। ओके। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना बेहतर। राइट। मेरे पास एक मैं क्लाइंट नहीं कह सकता, मेरे पास एक क्लाइंट का बेटा है, ही इज़ इन 9th एंड ही इज़ इन्वेस्टिंग इन हिज
फादर्स अकाउंट 9 years का, 9th क्लास में 9th है, क्लास में है। 9th क्लास में है। और मैं उसे जब पूछा आपको कैसे शौक पड़ा, तो कहता सबसे पहले तो अंकल आपको ही देखा था फिर उसके बाद पापा लगा के बैठे होते थे CNBC TV 18, बस Okay. वहीं से इंटरेस्ट पड़ा और मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड हर हफ्ते अपनी जेब खर्च में से निकाल के वो 400 से 500 इन्वेस्टमेंट करता है। नाइस। 125 से 150 के बीच में करता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, और अप्रोक्सीमेटली 300 रुपये के आसपास करता है वो निफ्टी में। तो जैसे हम, एक बहुत बड़ी मिथ है, ये स्टॉक मार्केट अमीर लोगों का क्लब है, दिस इज अ रिच मैन्स क्लब। राइट। डेफिनेटली नॉट। मैंने आपको बताया कि वो 9th का लड़का गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा है और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 125 300, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। कई लोग हैं वो डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई वो वीकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेली और वीकली इन्वेस्टमेंट करने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, ओके। वो है Okay. कि मार्केट जितनी मर्जी ऊपर नीचे जाए, इट कैचेज द वॉलेटिलिटी। अगर आप हर पहली को करते हो, अब सोना चांदी नीचे आए, आप हर हफ्ते या डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो नीचे आया वो भी कैच करेगा। एग्जैक्टली। हो सकता है कि चांदी दोबारा उसी लेवल पे पहुंच जाए, सोना दोबारा 1,65,000 पहुंच जाए, लेकिन आप नीचे कर रहे हो तो एक एवरेज आउट होना होता है, वो आप नहीं कर पाओगे। नहीं। तो दिस इज तो ये दो चीज़ें, सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट डेली और वीकली, राइट। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी टाइम इज इन योर साइड, बट आप अपनी जिम्मेवारियां आपके ऊपर नहीं है, बट आप एनग्रॉस हो बाकी सारी चीज़ों में। एग्जैक्टली। तो टाइम इनके ऊपर स्पेंड मत करो, ऑटो मोड पे करते रहो। सर एक क्वेश्चन है जी। कि क्या लेडीज के लिए भी इन्वेस्टमेंट का कोई डिफरेंट पैटर्न होती है, सेम ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है उनको भी, या कुछ ऐसा ट्रिक एंड टिप्स है आपके लिए उनके लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लेडीज़ को तो इन्वेस्टमेंट में आपको ज़रूर साथ में रखना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अगर आप लेडीज़ को साथ में रखेंगे तो लेडीज़ मानी जाती हैं अपने डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। आप तो इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है थोड़ा भूल जाएं, दोबारा करें ना करें, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं। आपने अपना वाइफ को, अपनी मदर को उनका अकाउंट साथ में खुलवा के बोल दिया कि आप इस को मैनेज करें, तो बिलीव मी, जो वो कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन आएगा ना इन्वेस्टमेंट में, आपको भी 2-4 सालों बाद हैरान कर देगा। अच्छा। इनफैक्ट मैं तो जब भी कोई मेरे क्लाइंट आते हैं तो मैं हाँ उनको जी। बोलता हूँ, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, अकाउंट खोलने के लिए आए हैं, दैट्स वेरी नाइस। तो अपनी घर की लेडीज़, मदर या वाइफ का भी अकाउंट खुलवा रहे हैं ना, आई यूज टू नज देम टू ओपन द अकाउंट। ओके। उसकी वजह से आज 35% से ज़्यादा अकाउंट मेरे पास लेडीज़ के हैं। ओह नाइस। 1-2 केस ऐसे भी हुए हैं मेरे सर्कल में, अनफॉर्चुनेटली जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, ही पास्ड अवे। और क्योंकि लेडीज़ को उन्होंने फाइनेंशियल डिसीजन में साथ रखा हुआ था, उनको सब पता था अभी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की कहाँ है, कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ कहाँ किया हुआ है, कौन सी एफडी है, कहाँ पे लॉकर है। तो वो जो यंग लेडी थी, उसने बहुत अच्छे से सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाली घर की, बच्चों को पढ़ाया, और वो आज बच्चे, एक अमेरिका में सेटल्ड है और एक गुड़गांव में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, वो भी अपने बच्चे के पास गुड़गांव शिफ्ट कर गई है। नाइस। अगर ये ना होता तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं क्या होता? बिल्कुल। पैसा कुछ अनक्लेम रह जाता और जो कुछ मिलता वो इरोड हो चुका होता। एग्जैक्टली। और फैमिली या फैमिलीज, आई डोंट नो,
मैं विचार भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही बात है सर। और इसको मैं सम अप करना चाहूँगा, हम क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, राइट। स्पोर्ट्स को बहुत फॉलो करते हैं। हम सब ये मानते हैं कि मैच शुरू होने से पहले वो ग्रुप करते हैं, कैप्टन बताता है, ये सारी वो बताता है कि आज हमें कैसे खेलना है। सो ही इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ द गेम फॉर दैट पर्टिकुलर डे। या तो हम जो इन्वेस्टमेंट है विच इज बेसिक ऑफ वंस लाइफ, उसके रूल्स तो हम अपने फैमिली के साथ शेयर ही नहीं कर रहे। हाउ डू वी थिंक कि हमारी फैमिली सक्सीड करेगी मेरे साथ या मेरे बिना? राइट। वी मस्ट इन्वॉल्व ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन दिस फाइनेंशियल रूल ऑफ द गेम। सर 32 सालों से आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो इतने सालों में आपकी कंपनी अच्छा मस्ट हैव ग्रोन सो मच, तो कितने क्लाइंट आप आज की डेट में हैंडल कर रहे हैं? सो अगर मैं ट्राई सिटी की लोन की बात करूं तो हाँ, ट्राई सिटी में हमारे 20,000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा? 20,000 से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। ओके। और हम उनका कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1450 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। ओह वाओ। और फर्स्ट ईयर में ये वैल्यू क्या थी? मे बी अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख। 5 लाख से 14,500 करोड़। नाइस नाइस। ये देखिए, ये कोई अकेला नहीं कर सकता। सबसे पहले Exactly. भगवान की दया होनी चाहिए, ऑब्वियस है। टीम मेंबर्स का साथ होना चाहिए, बिल्कुल और सर। जो आपके पैट्रन्स हैं, ये जो आपके पैट्रन्स का उनका भी साथ होना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये मैं एक जरूर शेयर करना चाहूँगा कि हमें स्टॉक मार्केट का पैशन था, मुझे और मेरे भाई को। स्टॉक मार्केट का पैशन हमें कॉलेज टाइम से ही था। तो उस वक्त मेरे फादर जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनके कोलीग्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स और हमारे नेबरहुड में जो स्टोर ओनर्स थे, वो हमसे अक्सर पूछते थे कि जसजीत, ये स्टॉक मार्केट में इस शेयर में पैसे लगाऊं कि ना लगाऊं। हमारी एडवाइस लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे आज भी याद है कि एक मेरे प्रोफेसर ने मुझे पूछा, ये जो आपने पिछली बार जो शेयर बताया था ना, तो मैंने इसमें लगाया तो मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ और आपने और भी मेरी हेल्प की, तो आज के बाद जो भी मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, आप रेगुलरली मेरी हेल्प करोगे। तो वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उस वक्त। तो जब हम सोचते थे कि यार ये बहुत बड़ी तोप है कॉलेज की, हाँ। तो जब उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही, तो बस उस वक्त ये चीज़ ठान ली थी कि बॉस, स्टॉक मार्केट में ही कुछ ना कुछ करना है। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम तो बहुत बड़ा जो स्कैम था हर्षद मेहता का वो आया था, और भी कई छोटे छोटे स्कैम्स आए थे, तो मार्केट तो पूरी हिली हुई थी एट दैट टाइम डिसाइडिंग कि यार मैंने तो इस मार्केट में या इस बिजनेस में जाना है, तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फादर के कोलीग्स, हमारे नेबर्स, कुछ स्टोर ओनर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, जब इन लोगों ने हमें कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट में मदद किया करो, तो मालूम है एक चीज़ हमारे दिमाग में आई कि इन लोगों ने हमारी डिग्री नहीं देखी, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देखी, सिर्फ एक चीज़ देखी, वो थी हमारी ईमानदारी। इतने अपहीवल, इतने स्कैम्स में अगर आप पे कोई विश्वास कर रहा है, तो उसी विश्वास पे खरा उतरना है। एग्जैक्टली। और बस वही ट्रांसपेरेंसी, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ के साथ बिजनेस करना है। एग्जैक्टली। बस इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़े। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दोज अर्ली क्लाइंट्स जिनकी वजह से आज ये जो हमारा से बिजनेस है उसी फाउंडेशन पे ही खड़ा है। नाइस। वेरी थैंकफुल टू देम एंड डेफिनेटली ऑल माई टीम। सर एक और भी चीज़ आती है आज के टाइम में, अब बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गया था इंश्योरेंस सेक्टर का। जी, तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंश्योरेंस वगैरह ले लो डिफरेंट टाइप की, और इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस हर इंसान को चाहिए। अगर मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस, तो कोविड ने ये सबको बता दिया और सिखा दिया है कि आपके पास सफिशेंट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए।
2-4-5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है तो उससे बॉस कुछ नहीं होगा। कोविड के टाइम पे ही 20-20 लाख की बिल्स आते थे। एग्जैक्टली। तो आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब सिर्फ यही सवाल रह जाता है कि बजट नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली आप अपने वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। वो आपको बताएगा कि कम बजट में भी अच्छी हेल्थ प्लानिंग कैसे हो सकती है। राइट। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस। अब कोई 55 साल के हैं, कोई 60 साल के हैं, उनके लिए मनी बैक पॉलिसी या कुछ ऐसे इंश्योरेंस के कुछ प्लान्स होते हैं, वो उनके लिए नहीं बने हैं। उनके लिए इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का हाइब्रिड प्लान ही बने हैं। राइट। अगर आप यंग हैं तो यंग एज में सबसे पहले आपको अपनी टर्म प्लान ज़रूर करनी चाहिए। अगर कहीं फिट बैठता है तो आपको रिटायरमेंट प्लान भी लेना चाहिए। कुछ कॉम्बो प्लान्स अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद से लेने चाहिए जो आपको गोल फुलफिल करे। इट्स अबाउट गोल्स फुलफिलमेंट। आपके गोल बिल्कुल क्लियर हो। अगर नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद से वो गोल क्लियर करें बिल्कुल। और वो इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस, इन सब का कॉम्बो बना के वो किस तरह आपके मल्टीपल गोल्स फुलफिल करने हैं वो सब आपको गाइड करेगा। एग्जैक्टली। और होगा इन सभी से ही, एक एसेट क्लास से नहीं होगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन कहूँ चाहिए सभी का। सभी का कॉम्बिनेशन, जैसे बीच में आपने पूछा था कि सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो स्टॉक मार्केट की तरह, स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट की भी एक साइकिल होता है। अगर रियल एस्टेट का वो साइकिल स्टैग्नेंट हो गया, अब आपको ज़रूरत है तो उसको कैसे बेचेंगे? ऑब्वियस है। नहीं बेच पाएंगे, फिर कैसे होगा? पैसा अब फंसेगा। सपोज करो आपको 2 करोड़ का एक आपने फ्लैट लिया हुआ है। आपकी बीवी कहती है मुझे तो एक टोरी बर्च का बैग चाहिए 2 लाख का। तो 2 करोड़ तो आपके पास हैं, लेकिन 2 लाख का बैग लेने के लिए क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यहीं पे ही आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद की ज़रूरत है। लगातार हर साल उनको एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे किस तरह बैग लेके दे सकें। दिस इज़ व्हाट वी डू। नाइस। सो जसजीत जी, आपसे बात जी। करके बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। एक बार फिर हम अपने पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं, अगर आपको किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई एडवाइस लेनी है, आप इनकी कंपनी से एडवाइस ले सकते हैं। डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, इट वॉज माई प्लेयर।